नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 5 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विजेंदर से अगर आपने अपने पैसों का हिसाब लेना है तो आपके कागज पूरे होने चाहिए। बिना वाउचर के विजेंदर से पेमेंट निकालना आसान काम नहीं है। साफ तोल मोल कर सभी काम करने की विजेंदर की जो आदत है, उसके चलते कंपनी में उनका नाम भी है और खौफ भी। जी हाँ, आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस किस्से का नाम है वाजवान, और एक किस्सा विजेंदर चौहान का किस्सा है। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए किस्से का हिस्सा। विजेंदर हमारे साथ हैट्रिक में है। एडवर्टाइजिंग के अलावा हम लोग इवेंट का काम भी करते हैं। तो कभी किसी रोज एक क्लाइंट के चलते हम सबको श्रीनगर जाने का मौका मिला। कहते हैं कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो श्रीनगर में है, और ये बात पूरी तरह से सच भी है। अगर आप श्रीनगर गए हैं तो आप इस बात को जानते हैं, और अगर नहीं गए हैं तो आपको एक बार श्रीनगर हो आना चाहिए। कश्मीर को पास से देखने का जब आपको मौका मिलेगा तो आपको लगेगा कि हम जो बात कह रहे हैं वो सच है। अगस्त का महीना था। ऐसे में हम सब टीम के साथ, विजेंदर के साथ कश्मीर के शहर श्रीनगर पहुंच गए। विजेंदर पहली बार श्रीनगर जा रहे थे तो उनका उत्साह दुगना था। दिल्ली में विजेंदर ने हमसे कहा कि देखिए, श्रीनगर जाकर मैं दो चीजें तो जरूर करना चाहता हूं। एक, मैं डल लेक पर शिकारे में घूमना चाहता हूं, और दूसरा, मैं भी वाजवा का लुत्फ उठाना चाहता हूं। तो हम सब साथियों को विजेंदर की बात पर थोड़ी हंसी भी आई। डल लेक पर शिकारे में घूमना तो चलो समझ आया, पर वाजवा का स्वाद चखने के लिए विजेंदर का नॉन वेजिटेरियन होना जरूरी था, क्योंकि आमतौर पर कश्मीरी वाजवा का मजा तभी है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। जितनी तरह की नॉन वेजिटेरियन डिशेस कश्मीरी वाजवा में है, शायद दूसरे किसी भी खान पान में नहीं है। बहरहाल हम वहां काम के लिए जा रहे थे, और डल लेक पर शिकारे और वाजवा के अलावा दूसरी सभी टेंशन्स भी हमारे जहन में थी। जब भी आप किसी इवेंट पर जाते हैं जहां आपकी जिम्मेदारी 50-60 लोगों के ग्रुप को संभालने की रहती है, जो कि आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, और तरह तरह के वहां पे इवेंट्स या एक्टिविटीज होती हैं, तो प्रेशर रहता है टीम पर। ऐसे में जब आप टीम के साथ ट्रैवल करते हैं तो टीम के सभी साथियों को कुछ ना कुछ काम बांट दिए जाते हैं। विजेंदर की जिम्मेदारी लॉजिस्टिक्स की थी, जो कि काफी सरदर्दी वाला काम है। कौन से लोगों को कौन सा रूम मिलेगा, कौन सी गाड़ियां मिलेगी, कहां कहां जाया जाएगा, और किस तरह सारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया जाएगा, लॉजिस्टिक्स का ये पूरा का पूरा भार विजेंदर के नाजुक कंधों पर था। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि साहब बिना वाउचर के कोई काम नहीं करते, तो उनके लिए काम एकदम ऐप्ट भी था। श्रीनगर में हम सब लोग, श्रीनगर का एक फेमस होटल है ललित ग्रैंड होटल, उसी में ठहरे थे। डल से कुछ दूरी पर स्थित ये होटल एक आलीशान होटल है। राजा हरि सिंह का महल हुआ करता था एक समय, अब ये एक लग्जरी होटल है।
सबसे पहला काम जो हमारा श्रीनगर लैंड करके था कि सभी जो गेस्ट हमारे साथ आए थे उन लोगों को उनके होटल के रूम में सेटल किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथ कपल्स थे और कुछ एक लोग थे जो सिंगल ट्रैवल कर रहे थे, पर ज़्यादातर लोग जो है कपल्स थे। ऐसे में विजेंद्र ने पहुंचते ही होटल स्टाफ के साथ मिल सबकी चेक इन का काम आरंभ किया। हम सब लोग भी अपने अलग अलग कामों में मशगूल थे। ऐसे में विजेंद्र हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि एक प्रॉब्लम हो रही है। हमने जो सारे रूम बुक किए थे उसमें ज़्यादातर तो डबल शेयरिंग रूम है, कुछ एक सिंगल शेयरिंग भी हैं, पर एक रूम शॉर्ट पड़ रहा है। तो हमने कहा कि ये तो संभव है नहीं, क्योंकि हमने तो बहुत पहले से ये प्लान किया है और गेस्ट लिस्ट के हिसाब से ही सारे रूम्स की बुकिंग हुई है। फिर भी हो सकता है कहीं कोई गलती हो गई हो, तो किसका रूम हम बुक करना भूल गए। तो विजेंद्र ने कहा कि देखिए, मुझे अभी अभी एक लेडी मिली है या दिखाई दी है और मेरी लिस्ट में उनका कहीं नाम ही नहीं है। तो हमने विजेंद्र से पूछा कि वो कौन है जिसका नाम नहीं है, उनका नाम क्या है। तो बोले कि नाम तो मुझे मालूम नहीं, पर वो गेस्ट के साथ ही खड़ी है। तो ऐसे में मैं एक सरसरी तौर पे हेड काउंट कर रहा था और मुझे लगा कि शायद एक गेस्ट को गिनने में हमसे गलती हो रही है। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, देखा जाएगा। आप एक एक करके सभी को उनके रूम एलोकेट कीजिए और अगर ऐसा लगता है कि हमसे कोई भूल हुई है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो फिर देखा जाएगा उसका क्या किया जाएगा। हम में से किसी टीम मेंबर का रूम उनको ऑफर किया जाएगा। इवेंट या जब आप किसी कैंपेन या प्रोडक्शन पर निकलते हैं तो बहुत तरह की स्थितियां बनती हैं। ऐसे में सभी स्थितियों का पहले से प्लान किया जाना ज़रूरी नहीं है, पर आप लास्ट मोमेंट पर भी इस तरह के डिसीजंस लेते हैं। पूरा का पूरा चेक इन प्रोसेस जब खत्म हुआ तो हमने विजेंद्र से पूछा कि क्या हुआ, आप कह रहे थे कि शायद एक रूम का शॉर्टफॉल होगा। उन्होंने कहा कि लगता है मुझसे कुछ गलती हुई है, शायद वो गेस्ट या तो किसी के साथ थी या फिर शायद वो होटल का कोई लोकल स्टाफ होगा या कोई और गेस्ट होगा जो होटल में ठहरा होगा। तो शायद गिनती करते समय मैंने उन्हें शामिल कर लिया। बात आई गई हो गई। हम सब लोग भी जाकर अपने अपने कमरों में सेटल हो गए। हमें इवेंट की और दूसरी सभी चीजों की तैयारियां भी करनी थी। कार्यक्रम कुछ इस तरह था कि जिस दिन हम श्रीनगर पहुंचे मॉर्निंग फ्लाइट से, उसी दिन हम लोग सभी गेस्ट को लेकर ट्यूलिप गार्डन जाने का प्लान था और ट्यूलिप गार्डन से आने के बाद फिर डल लेक पर शिकारे में घूमने का प्लान था। और इन दोनों प्लान्स को लेकर विजेंद्र काफी उत्साहित भी थे। भाई, उनके जीवन का एक सपना डल पर शिकारे में घूमना आज साकार होने जा रहा था। हमारी प्लानिंग का एक हिस्सा यह था कि ट्यूलिप गार्डन की टिकट्स पर कपल या जितने भी लोग एक कैब में बैठकर जा रहे हैं उनके ड्राइवर को दे दी जाए ताकि सभी को टिकटें मिल जाए। एक बार फिर विजेंद्र दौड़कर हमारे पास आए और बोले कि नहीं नहीं, मेरी से गलती हुई, वो लेडी तो इसी ग्रुप का, हमारे ही ग्रुप का हिस्सा है और अभी मैंने उसे एक गाड़ी की तरफ जाते हुए देखा है। तो हमने विजेंद्र को कहा कि देखिए, आप व्यर्थ उस महिला में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हमें लग रहा है आपका कुछ दूसरा मामला है। ऐसे में आप इस महिला पर ध्यान देना छोड़ें और काम पर ज्यादा ध्यान दें। लोगों को उनकी कैब में ट्यूलिप गार्डन की टिकटें थमाएं और तब तक दूसरी टीम जाकर शिकारे की पूरी प्लानिंग करती है ताकि किसी भी तरह की प्लानिंग में कमी न रह जाए। सभी गेस्ट ट्यूलिप गार्डन गए। ट्यूलिप गार्डन में बेहतरीन ट्यूलिप्स का आनंद उठाया। विजुअल ट्रीट रहती है ऐसे में। और उसके बाद वो सब लोग डल लेक पर पहुंचे, जहां पर पहले से हमने शिकारे के लोगों से बात कर रखी थी। बहुत से शिकारों में कपल और कुछ एक शिकारों में सिंगल पर्सन, जो सिंगल गेस्ट आए थे वो, या 2-3 सिंगल लोगों की आपस में दोस्ती भी हो गई। तो उन्हें लगा कि क्यों व्यर्थ में अकेले शिकारे पर जाया जाए, तो उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बनाया और वो सब लोग शिकारे पर सवार हो चल पड़े। अगर आप ललित होटल से डल लेक की तरफ जाते हैं तो बस एक रास्ता उतरता है ललित के गेट के पास से, जो सीधा आपको डल लेक पर लेकर जाता है। और वहीं पर ललित का डल लेक का शिकारा स्टेशन भी है। चूंकि हमने ये प्लानिंग पहले से की हुई थी
तो जैसे जैसे लोग ट्यूलिप गार्डन से आते रहे वो अपना अपना शिकारा ले डल लेक की ओर चल पड़े। हम सब साथी उसी किनारे पर खड़े हो पूरे के पूरे इंतजाम को भी देख रहे थे और जितने लोग लुत्फ उठा रहे थे शिकारे पर उनकी फोटोग्राफी या फिल्म भी बना रहे थे, बिकॉज आपको इवेंट के दौरान ये सब भी करना पड़ता है। तभी विजेंद्र दौड़कर हमारे पास आए और दूर एक शिकारे की तरफ इशारा करते हुए बोले कि देखिए मैं उस महिला की बात कर रहा हूं। नजर हमारी भी तेज है, बहुत से लोगों को चश्मा भी नहीं लगा, लेकिन इतनी दूर से वो महिला केवल एक बिंदु ही दिख रही थी। तो हमने विजेंद्र से हंसते हुए कहा कि देखिए आप चाहते हैं कि इतनी दूर से हम उन्हें पहचान लें, मेल मिलाप भी कर लें, तो ये संभव नहीं है। हमें लगता है कि महिला सबसे क्लियर आप ही को दिख रही है, तो इस महिला को आप संभालें, हम बाकी क्लाइंट को और इवेंट को संभालते हैं। और जब वापस आए तो आप उनसे नाम पता पूछें, रूम नंबर पूछें, ताकि हम भी जान पहचान बढ़ा सकें। बार बार ये महिला कौन है, वो कौन थी, ये सब कर आप हमें अब परेशान ना करें। तो हंसते हुए हम सब लोग आगे निकले, पर अब ये बात समझ आ गई थी कि जिस महिला की वो बात कर रहे हैं, जिस महिला को लेकर उनके जहन में बहुत सारी बातें उठ रही हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तोल मोल कर हर चीज को देखने की विजेंद्र की आदत है, चाहे फिर वो रुपए पैसे का हिसाब किताब हो या फिर गेस्ट लिस्ट की बात हो, वो पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को करते हैं। तो हमें लगा कि चलिए कम से कम उनके सर से एक टेंशन गई, रूम भी कम नहीं हुआ और सारे इंतजाम में जिस महिला की ने फिक्र है वो शामिल भी है। हमने विजेंद्र को यह कहा कि अब जब डिनर पर मिलेंगे तो आप एक बार हम सब गेस्ट से बात करेंगे ही, तो आप उनसे ही बात करवा लीजिएगा ताकि समझ आ जाए कि वो किसके साथ है। रात को हम सब लोग ललित में ही डिनर पर मिले। डिनर पर दूसरे तरह के कार्यक्रम भी थे, तो ऐसे में आप सबसे के करके तो नहीं मिल सकते, पर हाँ, क्योंकि अगर आप साथ ट्रैवल करते हैं तो ऐसे में आपका बाकी गेस्ट के साथ भी दोस्ती हो ही जाती है। डिनर पर विजेंद्र की महिला मित्र, सो कॉल्ड महिला मित्र से हमारा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। एक तो हम सब लोग अपने अपने कार्यों में मशरूफ थे और दूसरा विजेंद्र के पास भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और दूसरा हमें लगा भी नहीं कि इस बात पर कोई इतनी तवज्जो देने की जरूरत है। पहला दिन कश्मीर में काफी बेहतर गुजरा। कश्मीर की खूबसूरती का पूरा लुत्फ उठाया गया, और हां, विजेंद्र ने भी डल लेक पर शिकारे का मजा उठाया। अपने फोन पर उन्होंने हमें बाद में आकर वो फोटोग्राफ भी दिखाई जिसमें वो मस्ती से शिकारे में बैठे हैं और डल लेक के पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगले दिन हम सबका कार्यक्रम पहलगाम जाने का था। श्रीनगर से निकल अगर आप पहलगाम जाते हैं तो ये खूबसूरत रास्ता है, ना सिर्फ बेहतरीन सड़कें हैं, पर आसपास आपको बादाम और सेफ्रॉन की खेती दिखाई देती है। कार्यक्रम कुछ इस प्रकार था कि रास्ते में रुककर सेफ्रॉन की खेती देखी जाएगी, फिर रास्ते में कहीं कावा भी पिया जाएगा, और फिर वापस आ कश्मीरी वाजवा का मजा उठाया जाएगा। पूरा प्लान फिक्स था। वाजवा के लिए भी पूरी तैयारी की गई थी। आमतौर पर जितने भी श्रीनगर में होटल हैं, फिर चाहे आप ताज की बात करें या ललित की बात करें, ये सब आपको कश्मीरी वाजवा खिलाते हैं। लेकिन हम चाह रहे थे कि क्लाइंट्स को कश्मीरी वाजवा का बिल्कुल ओरिजिनल रूप दिखाया जाए। ऐसे में नीचे बैठकर एक साथ वाजवा का लुत्फ उठाना एक अलग बात है। बुफे में वाजवा के कुछ एक डिशेस का स्वाद उठाना एक अलग अंदाज है, पर अगर आप ऑथेंटिक कश्मीरी क्यूजीन या वाजवा का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो फिर आपको वो तरीका अपनाना पड़ता है जो कि कश्मीर में आमतौर पर वाजवा खाने का तरीका है। जो लोग नहीं जानते, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक अलग अंदाज में निभाया जाता है। तो हम लोग सुबह निकले, रास्ते में सेफ्रॉन की खेती भी दिखाई गई गेस्ट्स को,
इसके बाद हम लोग एक जगह कहवा के लिए भी रुके। इसके अलावा बहुत से गेस्ट ने वहाँ पर बादाम, कहवा, सैफरॉन इस सब की खरीदारी भी करी। फिर हम लोग पहलगाम पहुँचे जहाँ पर लंच हुआ, और लंच को खासतौर पर हमने सादा रखा था क्योंकि हमें मालूम था कि वापस आकर हम लोग वाजवा का लुत्फ उठाएंगे। खास तौर पर कश्मीरी क्यूजीन के एक्सपर्ट्स कुक्स को हमने हायर किया। श्रीनगर शहर से कुछ दूर जा एक अलग रिजॉर्ट को बुक किया। वहां पे ऑथेंटिक कुक्स के जरिए वाजवा बनवाया गया, जिसे तिरामी कहते हैं। तिरामी एक तरह का बर्तन है और तिरामी के अंदर कुछ एक डिशेस पहले से रख दी जाती हैं, और एक तिरामी आप 2 लोग भी शेयर कर सकते हैं और बड़ी तिरामी 4 लोग शेयर करते हैं। और फिर जैसे ही तिरामी पर से ढक्कन हटता है तो आप देखते हैं कि कश्मीरी पुलाव के साथ व्यंजन है, और फिर एक एक कर आपको दूसरे व्यंजन खिलाए जाते हैं, और इसे ही ऑथेंटिक कश्मीरी वाजवा कहा जाता है। सो पहलगाम घूमना हुआ, पहलगाम में लंच हुआ, और अब तैयारी थी वापस आकर वाजवा खाने की। क्योंकि पहलगाम थोड़े डिस्टेंस पर है, करीबन 70-74 किलोमीटर है श्रीनगर से, और एक बड़ा गाड़ियों का काफिला हमारे साथ था। तो हमें लगा कि पहलगाम से जल्दी निकला जाए और इस जगह पहुंचा जाए, और फिर कोशिश की जाए कि वाजवा हो, डिनर हो, पूरा कार्यक्रम संचालित हो वहां पर, और उसके बाद फिर एक ही बार वापस होटल आया जाए। मामला कुछ यूं हुआ कि जैसे ही हम पहलगाम से निकले, मौसम का मिजाज कुछ बदल गया। जहां धूप नजर आ रही थी, अब हल्के हल्के बादल घिराए थे और बारिश होने लगी थी। ऐसे में हमें लगा कि शायद वाजवा का मजा ही खराब ना हो जाए, पर हमारे पास उस रिजॉर्ट में आउटसाइड एरिया के साथ साथ एक हॉल भी था। तो हमने जल्दी से कदम उठाया और पूरे के पूरे इंतजाम को इंडोर शिफ्ट कर दिया। उस रिजॉर्ट पर पहुंचकर वाजवा का लुत्फ उठाया गया, और यकीन मानिए कि अगर आपने कश्मीरी वाजवा का लुत्फ नहीं उठाया है तो आप जिंदगी में कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। हालांकि विजेंदर पूरी तरह से इंतजामात में मशगूल थे, पर वाजवा के अपने शौक को वो छोड़ नहीं पाए। वहां पहुंचकर वेजिटेरियन वाजवा का लुत्फ उन्होंने भी उठाया। खाने के साथ साथ वाइन और विस्की का कार्यक्रम भी चला, नाच गाने का कार्यक्रम भी चला। कुल मिलाकर ये पूरी तरह से एक इवेंट था जिसे सब गेस्ट ने बहुत एंजॉय किया, और हम सब लोगों की पूरी टीम की जिम्मेदारी इस इवेंट को सक्सेस बनाना था ही, तो हमने भी कोई कसर नहीं उठा रखी थी। करीबन रात के 11 बज चुके थे जब हम लोग उस रिजॉर्ट से निकल अब अपने होटल की ओर वापस आ रहे थे। हमारा लक्ष्य यह था कि सबसे पहले सभी गेस्ट्स को भेज दिया जाए। पूरे इंतजाम के साथ विजेंदर हर गाड़ी में गेस्ट लिस्ट को मिलाते हुए एक एक करके गाड़ी रिजॉर्ट से छोड़ रहे थे। आखिर में हमारी गाड़ियां बच गई। एक गाड़ी में मैं अपने साथियों के साथ, जिसमें विजेंदर भी शामिल था, और दूसरी गाड़ी में हमारे टीम के बाकी सदस्य थे। गेस्ट की जब सब गाड़ियां निकल गई तो फिर हम लोग वहां से निकले। आपको मैं ये बताऊं कि जो ललित होटल है वो गुपकर रोड पर है, जो कि श्रीनगर का मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट रोड है। आप देखेंगे कि ना सिर्फ सारे लग्जरी होटल्स इस रोड पर हैं, ललित भी उनमें से एक है, बल्कि जितने भी सरकारी महत्वपूर्ण एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो भी इसी रास्ते पर है। तो इसे काफी वीआईपी रोड की तरह देखा जाता है, और ये है भी। और अगर आप श्रीनगर के बाहर से यहां आ रहे हैं तो फिर आप देखेंगे कि आप डल लेक के साथ साथ चलते हैं, और फिर कहीं से भी एक ऊपर चढ़ाई आती है, उस पर चढ़कर आप ललित पहुंच जाते हैं। रात के जिस पहर हम उस रिजॉर्ट से निकल ललित होटल की तरफ चले, उस समय रास्ता काफी सुनसान था। श्रीनगर या कश्मीर से जुड़कर काफी सारी बातें होती हैं, इसे बहुत सेफ नहीं करार किया जा सकता है, पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप
एक टूरिस्ट की हैसियत से जा रहे हैं तो आप पाएंगे कि ये काफ़ी सेफ है और लोग भी काफ़ी मिलनसार हैं। पर हाँ, रात के इस पहर हमारी गाड़ियों को छोड़ तो दूसरी गाड़ियां हमें सड़क पर नजर नहीं आ रही थी। चूंकि हम सब गेस्ट की गाड़ियों को बहुत पहले बेच चुके थे, जिस समय हम उस रिजॉर्ट से निकल होटल की तरफ आने लगे तो एक गाड़ी में मैं, मेरे साथ दूसरे साथी और विजेंद्र, और एक दूसरी गाड़ी में हमारी टीम के बाकी साथी थे। ये दोनों इनोवा गाड़ियां थी। ऐसे में एक गाड़ी में 4 से 5 लोग थे। रिजॉर्ट से निकल अब हम लोग श्रीनगर शहर आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रिजॉर्ट श्रीनगर से कुछ दूरी पर था। अब हम डल के साथ साथ चल रहे थे और यहीं से एक बाएं हाथ पर रास्ता ऊपर जाता है जो कि सीधा आपको गुप्कर रोड से लिंक करता है, और इसी रोड पर आगे चलकर बाएं हाथ पर ललित होटल है। और एक बात और, चूंकि अब हम श्रीनगर इससे पहले भी आ चुके थे, इवेंट की रैकी के लिए भी और दूसरे बहुत से मौक़ों पर भी, तो आसपास के इलाकों से अब हमारी फैमिलैरिटी थी। तो ऐसे में हम ये भी जानते थे कि गुप्कर रोड की तरफ आप जब बढ़ते हैं डल लेक से, तो बाईं तरफ पूरा का पूरा फॉरेस्ट का एरिया है और मुहाने से लगकर गुप्कर रोड के एक सीआरपीएफ का कैंप भी है। आप देखेंगे कि पूरे कश्मीर में एंड खास तौर पर जब आप पहलगाम, गुलमर्ग या श्रीनगर में होते हैं तो सीआरपीएफ के बहुत सारी टुकड़ियां या कैंप्स हैं। ऐसा सिक्योरिटी के मद्देनजर किया गया है। तो अब हम उसी रास्ते पर थे और हम आगे वाली गाड़ी में थे, और अब हम डल लेक से बाईं और चलते हुए गुप्कर रोड के मुहाने पर पहुंचने वाले थे। अचानक विजेंद्र बहुत तेज चीखा और बोला, मैं इस लेडी की बात कर रहा था। जैसे ही विजेंद्र ने हमें यह कहा, हमने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। रात के 12 बजे सुनसान इलाके में सीआरपीएफ कैंप के मुहाने पर एक महिला खड़ी थी जो पूरी तरह से एक ब्राइड की यूनिफॉर्म में थी। गाड़ी को रोकने का तो हमारे पास समय था नहीं। हालांकि विजेंद्र ने चीखते हुए कहा कि ये वही महिला है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था रोज, तो हो सकता है ये हमारी गेस्ट हैं। इससे पहले कि हम कुछ बोलते, विजेंद्र ने अपना फोन निकाल उसकी पिक्चर खींचने की कोशिश भी की। हालांकि हमें ये बात समझ नहीं आई कि विजेंद्र उसकी फोटो क्यों खींच रहा है, और अगर वो गेस्ट है उसकी इस तरह फोटो खींचना शायद ठीक था भी नहीं। इससे पहले कि हम विजेंद्र को टोक पाते या मना कर पाते, विजेंद्र ने हाथ निकाल फोन जो खिड़की से बाहर निकाला, तो शायद हवा का दबाव था या उन्हें कोई झटका लगा गाड़ी से, उनका फोन उनके हाथ से गिर गया। विजेंद्र चिल्लाते रहे, फोन मेरा फोन मेरा फोन। इससे पहले वो चिल्ला रहे थे, देखिए ये वही महिला है वही महिला है, पर दोनों ही चिल्लाने का असर हमारी कैब के ड्राइवर पर नहीं पड़ा। बदस्तूर ड्राइवर साहब ने अपनी ड्राइविंग और सफर जारी रखा। हालांकि विजेंद्र को टैक्सी के उस ड्राइवर पर गुस्सा तो बहुत आया, और विजेंद्र ने उन्हें यह भी कहा कि देखिए पैसे तो मैंने ही आपको देने हैं, पर बावजूद उसके भी वो गाड़ी लेकर सीधा ललित के गेट पर आए, और ललित के गेट पर आकर सीधा निकलकर रिसेप्शन की ओर आए। ठीक हमारे पीछे हमारी टीम की दूसरी गाड़ी भी चल रही थी। जैसे ही हम होटल के अंदर पहुंच गाड़ी से उतरे, विजेंद्र अभी भी झुंझलाकर ड्राइवर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। इतने में पीछे से दूसरी गाड़ी आ गई। दूसरी गाड़ी में से भी हमारा टीम का एक सदस्य बाहर निकला, और सबसे पहले निकलकर उसने कहा कि क्या तुमने सीआरपीएफ कैंप के बाहर उस महिला को देखा जो कि पूरी तरह से किसी ब्राइड की यूनिफॉर्म में थी। हम अभी सोच ही रहे थे कि ये महिला कौन है या वहां पर एक ब्राइड बनकर क्यों खड़ी है। इस बीच हमने देखा कि दोनों ड्राइवर्स आपस में बात कर रहे हैं। फिर हमारे ड्राइवर ने, जो कि अभी विजेंद्र से
अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उसने हमें बताया कि साहब, मैंने गाड़ी को इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो महिला नहीं थी, वो तो भूत था। इससे पहले कि हम उससे कुछ और बात पूछते, उसने हमें पूरा वृतांत या कहानी सुनाई। उसने कहा कि साहब, ये जो महिला है ये नॉर्थ इंडिया से ही है और शायद आपके शहर दिल्ली से है। इसकी शादी सीआरपीएफ के किसी ऑफिसर से होने वाली थी। शादी से ठीक पहले सीआरपीएफ के इस अधिकारी की आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ हुई जिसमें वो शहीद हो गए। इस महिला को इस बात का इतना गहरा सदमा लगा और ना जाने कैसे इस महिला ने भी अपनी जान दे दी। अक्सर सीआरपीएफ कैंप के बाहर बहुत से लोगों को बहुत से मौकों पर यह महिला इसी तरह सजी धजी ब्राइडल के अवतार में दिखाई देती है। हम सब तो ये बात सुनकर चौंके, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत हमें इस बात को लेकर हुई कि हम सब में सबसे ज्यादा बार ये महिला अगर किसी को दिखाई दी तो विजेंद्र चौहान को। आज हम ये बात को लेकर विजेंद्र का मजाक उड़ा सकते हैं कि शायद आपके तोलमोल को लेकर आपसे ही तोलमोल करने वो महिला आ गई। फिर हम लोग अंदर पहुंचे। रिसेप्शन पर जब हमने होटल के दूसरे लोगों से इस बारे में पूछताछ की तो उन्होंने भी इस कथन की पुष्टि की। मामला अभी भी यहां फंसा हुआ था कि विजेंद्र साहब ने तो अपना फोन कुर्बान कर दिया उस महिला के लिए। सुपरमैन, बैटमैन या स्पाइडरमैन तो हम में से कोई नहीं है। ऐसे में विजेंद्र के फोन के लिए अपनी कुर्बानी देना तो किसी ने भी समझदारी का स्टेप नहीं समझा। तो हमने विजेंद्र को ढांढस बताया कि साहब, आपका फोन हम तलाशेंगे जरूर या उसको तलाशने की कोशिश जरूर करेंगे, पर रात को नहीं। सुबह के पहले पहर हम सब मिलकर वहां जाएंगे और आपके फोन को तलाशने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हमारे जहन में रह रहकर ये ख्याल आ रहा था कि ऐसा क्यों कि उस महिला ने दिखने के लिए केवल विजेंद्र को चुना, और एक मौके पर नहीं, बार बार। पहले दिन जब हम श्रीनगर पहुंचे, उस दिन से उस महिला का जिक्र विजेंद्र कर रहे थे। और हालांकि हम सब लोग उस महिला को देख नहीं पाए उतने दिन, पर आज हम सब ने उस महिला को देखा। ललित होटल में हम लोगों की टीम के लिए 3-4 कमरे बुक थे, लेकिन शायद उस रात हम सब लोग उन 2 कमरों में ही सिमट गए। नींद किसी को आनी नहीं थी, खासतौर पर जिन लोगों को पैलेस की तरफ के कमरे मिले थे, उनकी हिम्मत तो अपने कमरों में जाकर सोने की बिल्कुल नहीं। सुबह 6-7 बजे हम सब लोग उठे और एक गाड़ी में बैठकर सीआरपीएफ कैंप के पास पहुंचे। विजेंद्र भी हमारे साथ था। जैसे ही हम निकलकर उस जगह पहुंचे जहां कल रात हमें वो महिला दिखी थी, हमें फोन तलाशने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। आपका फोन चलती गाड़ी की खिड़की से अगर आपके हाथ से छूटे तो संभव है कि उसकी स्क्रीन के साथ साथ फोन के बाकी अंजर पंजर भी ढीले हो जाएंगे। फोन का बचना और मिलना दोनों ही नामुमकिन सी बात थी। पर हैरत की बात यह थी कि बड़े सलीके से पेड़ से लगा विजेंद्र के फोन को वहां पर कोई रख चुका था। हैरत की बात यह भी थी कि विजेंद्र के फोन को बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ था। श्रीनगर हम उसके बाद भी गए। वाजवा का मजा हमने उसके बाद भी उठाया। डल लेक और शिकारे का लुत्फ भी उठाया।
पर वो हादसा या यूं कहें जो कोइंसिडेंस या इंसिडेंट उस दिन हमारे साथ हुआ, फिर श्रीनगर में दोबारा नहीं हुआ। एक बात और, विजेंद्र ने फोन एक नया खरीद लिया है, लेकिन श्रीनगर में जो फोन गिरा और महिला ने जिसे सहेज कर उठाकर रख दिया, वो फोन विजेंद्र के पास आज भी है। कभी विजेंद्र से मिलें तो इस किस्से और फोन दोनों के बारे में जरूर पूछें। तो दोस्तों, ये था किस्सा वाजवा। कैसा लगा आपको ये किस्सा, हमें बताएं। अपने किस्से भी भेजें और यूं ही बने रहें किस्से का हिस्सा। नमस्कार।